वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे बेटा पार्ट 2। ये सीरीज़ का पार्ट 2 है। MPSC 011 कर रहे हैं हम, जो कि है EU के ऊपर बेस्ड। ठीक है, पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पार्ट 1 नहीं देखी आपने तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। हमने अब तक जितनी भी ट्रीटीज़ पढ़ ली उसके आगे की ट्रीटी पढ़ेंगे। 2001 की नीस की ट्रीटी, पहली जो ट्रीटी हुई है 51 वाली, फिर उसके बाद 57 वाली, फिर 92 वाली, फिर 97 वाली एम्स्टर्डम ट्रीटी वाली, ये मास्टिक ट्रीटी वाली, ये सारी आपको पढ़नी है। क्या था, पेरिस वाली और ये रोम की ट्रीटी जो भी थी सारी आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद आगे बढ़ रही है हमारी क्रोनोलॉजी, और उसमें आप क्या पढ़ेंगे, नीस की ट्रीटी। इसके अंदर क्या है बेटा, संशोधन हुए हैं। जो ये अभी लास्ट हमने पढ़ी थी 97 वाली एम्स्टर्डम ट्रीटी पिछले वीडियो के अंदर, उसके बाद एक और ट्रीटी आई नीस की ट्रीटी, जो क्या कर रही है, संशोधन कर रही है EU के अंदर। EU बन चुका है 92 में, 93 में लागू भी हो गया। अब इसके अंदर दोबारा क्या है, थोड़े से संशोधन किए जा रहे हैं बेहतरी के लिए, पहले से ज़्यादा अच्छी चीज़ें करी जाएंगी अब। ठीक है, और मेन जो 4 चीज़ें आई ना, वो ये 4 चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पे ये 4 चीज़ें हुई हैं। वोटिंग के अंदर रिफॉर्म हुए हैं। सबसे पहले ये वोटिंग के रिफॉर्म हुए हैं। पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं ना, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्योंकि देखो, पहले जब बना था EU तब इतने सदस्य नहीं थे, बाद में धीरे धीरे 2001 तक आते आते बढ़ गए। पहले जो तुमने सदस्य देशों को सीट्स बांट दी हैं, अब रीडिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि पार्लियामेंट कहाँ से आ गया EU के अंदर। EU तो एक संगठन है जो व्यापार कर रहा है। देखो, पार्लियामेंट है इनका, इनकी पूरी पूरी पार्लियामेंट भी, इनका पूरा पूरा कोर्ट भी है। ठीक है, एक न्यायालय है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, ऐसे इनका पूरा का पूरा एक न्यायालय है, कोर्ट है, जो इनके रिलेटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनकी बात करना, रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, सब कुछ वो करेगा। पार्लियामेंट बैठता है पूरा का पूरा। सदस्य जितने भी देश है ना, उनके बंदों को, मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार दिया जाता है। वो लोग अपने देश की बात उठाते हैं कि भाई हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, हमें व्यापार में ये दिक्कत आ रही है, तुमने कुछ ऐसा कर दिया। सारे मुद्दे वहाँ संसद भवन में उठाए जाएंगे। इनका पूरा का पूरा पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में सीट दी जाती है। 27 देश है, सबको कितनी कितनी सीट दी जाएगी। पहले जो सीट बांट दी गई वो फिक्स हो गई, अब नए देश जुड़ रहे तो उन्हें तो सीट देनी पड़ेगी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सीट्स का, इसकी बात की गई, सीट की बात की गई, वोटिंग की बात की, और कमीशन की बात की गई, इन्फोर्समेंट की बात की गई, कब कब ये लागू है। चारों को हमें एक बार हिंदी में देख लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों को समझा दिया, एक बार हिंदी में डीप में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली स्लाइड क्या कह रही है कि क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग। ठीक है, वीटो पावर दे दी जाती है। ठीक है, जैसे UN पढ़ा हुआ है ना सभी ने आपने, UN के अंदर वोटिंग वीटो पावर है 5 बंदों के पास। तो 5 में से कोई एक भी अगर मना कर देता है कि नहीं भाई ये वाला जो डिसीजन तुम ले रहे हो नहीं मानूंगा मैं, तो वो मुद्दा गिर जाता है, वो पूरा पूरा टॉपिक गिर जाता है, क्योंकि एक ने वीटो ख़राब कर दी। जैसे भारत कोई भी बात कर रहा था, भारत के पक्ष में कोई भी बात हो रही होती है, भारत के फ़ायदे की कोई भी बात हो रही है, तो चीन वीटो कर देता है। चीन के एक की वीटो करने की वजह से हमारी वो बात रह जाती है, हमेशा रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही दिक्कत आ रही थी कि ना, जो वीटो पावर है ना, एक बंदे को जो दी है वो गलत साबित हो रही थी कि भाई ये इस एक को वीटो दे रहा है, कि ये एक अकेला कह रहा है नहीं ये चीज़ ही नहीं होगी, बाकी के 10 कह रहे हैं हाँ भाई होगी। वो 10 पागल थोड़ी हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं, किसी बात को कह रहे हैं अगर, तो सही ही कह रहे होंगे। बट एक के बंदे के वीटो करने की वजह से पूरा का पूरा मुद्दा गिर जाता है। तो इन्होंने इस चीज़ को कम करा कि भाई ये जो वीटो की पावर है ना, इसको कम करो तुम। यहाँ पे क्या है, मतलब क्या है, योग्य बहुमत मतदान प्रणाली हो, चेंज करो इसको तुमने, क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग हो, ढंग से हो। पहले कई मामलों में एक देश भी वीटो लगाकर निर्णय रोक सकता था। बस एक बंदे को दिक्कत आ रही है, उसको सिंगल की बात है, तो वो रोक देता था। कोई भी मामला है, मान लो 50 लोग हैं, 49 माने हुए, एक मुकरा हुआ है, भाई गलत बात है ना उस एक की वजह से। निस्संदेह के बाद क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग का दायरा बढ़ाया गया कि मेजॉरिटी जो चाह रही है ना, बहुमत जो चाह रहा है वो होगा। 50 लोग हैं, एक ने वीटो कर दिया, अब उस एक की क्यों बात मानेंगे भाई, जो 49 कह रहे हैं उनकी बात मानी जाएगी ना, बहुमत की बात मानी जाएगी, बहुमत जो कह रही है वो माना जाएगा ना। एक अकेले का क्यों माना जाएगा, वो तो उसका पर्सनल वही तो होगा, उसका पर्सनल का स्वार्थ होगा। तो इन्होंने ये वाली बात बोल दी गई कि जो दायरा है ना मेजॉरिटी वोटिंग का, बहुमत का दायरा, कि बहुमत क्या कह रही है उसकी बात मानी जाएगी, इस पे बात किया गया। अब कई फैसले बहुमत से लिए जाने लगे, जिसमें एक देश अकेला फैसला नहीं रोक सकता। 50 देश हैं, है ना, चलो एग्जांपल इनके 27 देश है ना, उनकी बात करते हैं। 27 में से अगर 26 अगर एक बात पे एग्री करेगा कि 26 ने हाँ बोल दिया कि हाँ ये वाली चीज़ ठीक है, तो उसको फिर मान लिया जाएगा, क्योंकि 26 माने में है। एक ने मुकरा हुआ है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, भाई वो एक मुकरा हुआ उसको छोड़ो, बाकी के 26 तो माने में है।
अब कई फैसले बहुमत से लिए जाने लगे, ये हो गया। उद्देश्य क्या, ईयू में निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज किया गया। देखो एक बंदा वीटो कर रहा है, बार बार मुद्दा रुक गया, फिर दोबारा बात होगी, फिर वो 1 मिनट वीटो कर देगा, इससे क्या होता है बहुत लंबा टाइम लगता है, प्रक्रिया बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो ईयू के जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है ना उसको सुधारा गया, डिसीजन मेकिंग को फास्ट बनाया गया और ईजी बनाया गया कि दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्या है, ईयू की सीट को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट वाला क्वेश्चन हमें आगे करना है, पूरा डीप में कराऊंगी, अभी बस इतना समझ लो कि यूरोपीय यूनियन के पास एक पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में 27 देशों के सारे सदस्य बैठते हैं और अपनी बात रखते हैं, ठीक है। यूरोपीय संसद में सीटों का पुनर्वितरण, नए सदस्य देशों को शामिल होने के कारण संसद में सदस्यों को दोबारा बंटवारा, न्यू बंदे ऐड हो गए ना, पहले सिर्फ 6 थे संसद भवन के अंदर, उनको बांट दी गई सीट कि 20 तुम्हारी 20 तुम्हारी 20 तुम्हारी, ऐसे बांट दी। नए बंदे ऐड हो गए, अब पहले वालों के पास 20-20 है, नए वालों को कितनी दी जाए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। हर देश को उसकी जनसंख्या के अनुसार से सीटें दी गई, सेम एज इट इज़ भारत की तरह। हमारे देश में भी 28 राज्य हैं, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है लोकसभा में। ज़्यादा जनसंख्या वाले देश का ज़्यादा मेंबर्स होंगे, ज़्यादा बंदे आएंगे, सीट ज़्यादा होंगी। कम छोटा सा देश है असम वगैरह, एक एक सीट दी गई है, मिजोरम वगैरह को एक एक सीट दी गई है क्योंकि बहुत कम जनसंख्या है। यूपी जैसा देश बेहिसाब आबादी है, उसमें इतनी लोग है, इतनी जनता, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो उनको क्या है ज़्यादा सीट्स दी गई है जनसंख्या के हिसाब से। तो सेम ईयू के अंदर भी जनसंख्या के हिसाब से सीट्स दी गई है। ये मेन पॉइंट है, इनको लिख लीजिए, जो इनकी हेडिंग्स है ये लिखनी है और इनकी मेन बात क्या है ये लिख लीजिए। आप लोग एमए वाले बच्चे सिर्फ आपको टू द पॉइंट में ही आंसर लिखना है, ठीक है। इसमें नए सदस्य देशों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिला गया, न्यू जो देश आ रहे हैं उनको सही डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सीट्स दी गई। काउंसिल, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय काउंसिल की बात की, इस काउंसिल को हमें आगे भी क्वेश्चन में पढ़ना है, ठीक है। काउंसिल की बात कही गई है नीस ट्रीटी के अंदर 2001 वाली। नए देशों के जुड़ने से आयोग के सदस्य कमीशन की संख्या बहुत बढ़ सकती थी। नए नए देश जुड़ रहे हैं तो आयोग में आने चाहेंगे बंदे, तो बहुत ज़्यादा छोड़ दी, इसलिए आयोग ने सदस्यों की संख्या को सीमा कर दिया गया, सीमा तक तय कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा बंदों को आप आयोग के अंदर नहीं बुलाएंगे, ठीक है। यूरोपीय आयोग के बंदों की सीमा बना दी गई कि इतने होंगे। उद्देश्य आयोग का छोटा, प्रभावी और सुचारू रूप से काम चले। देखो जितने लोग आएंगे, जितने देश आएंगे वो ये चाहेंगे कि हमें भी आयोग में स्थापना दी जाए, हमें भी बंदे दिए जाए, लेकिन जितना बड़ा आयोग होगा फिर उतनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो जो कमिश्नर, वो मतलब काम करने वाले कार्यकारिणी अधिकारी होते हैं ना, उनको जितना कम रखा जाए उतना बेहतर है। अभी ये कोई आयोग वाला क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें आपको डीप में कराऊंगी। अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए, जो यूरोपीय आयोग है उसके अंदर इन्होंने फिक्स कर दी गई, सीमा बना दी गई कि हम तय कर रहे हैं कि इतने ही बंदे आएंगे कमीशन के अंदर, ठीक है। कमिश्नर्स की संख्या को फिक्स कर दिया गया कि सब कमिश्नर नहीं बन सकते भाई। उद्देश्य क्या, छोटा रहे, प्रभावी रहे, सुचारू रूप से काम कर सके, ठीक है। पार्लियामेंट में सीट बढ़ाई गई लेकिन कमिश्नर्स की संख्या को कम कर दिया गया कि ये फिक्स है, इससे ज़्यादा कमिश्नर्स हम नहीं दे सकते, नहीं बना सकते। इन्फोर्समेंट क्या, कब बना, संधि कब लागू हुई, देखो 2001 में संधि हस्ताक्षर हुए, सिग्नेचर हुए, 2003 में लागू हुई, इसको आपको याद रखना है दोनों डेट को। इसके बाद 2004 में यूं के विस्तार में रास्ता तैयार किया इसने, ठीक है। नीस की संधि मैंने आपको डीप में करा दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार रिवाइज कर लो। नीस की संधि बनी इसमें है, मेन बातें क्या कही गई इसने, वीटो को कम करो, पार्लियामेंट में सीट बढ़ाओ, कमिश्नर की सीट्स जो है फिक्स करो। 2003 में लागू होकर दी गई, 2004 में नए देशों को ईयू में आसानी से शामिल किया जा सके, कि नए देशों को ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री दी जा सके और बढ़ाया जाए ईयू का दायरा। अब आ रहा है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है इन्वायरमेंट वाला। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है, आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन मुझे कुछ दिखा तो वो ये इन्वायरमेंट वाला दिखा है। ये टॉपिक ट्रेंडिंग है, देखो इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस वक्त, तो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक आना बनता है और ये आसान भी, ये आप सभी कर सकते हैं। इन्वायरमेंट वाला सब्जेक्ट सब ने पढ़ रखा है, ये वही है कि अब ईयू इन्वायरमेंट के ऊपर कैसे काम कर रहा है, क्या वो चाहता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। बाकी बेटा अगर कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैंने बहुत डीप में ही पढ़ा है, इससे ज़्यादा डीप नहीं हो सकता। बाकी अगर अब भी ना आ रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण को लेके ईयू के क्या है कि यूरोपीय यूनियन क्या चाह रहा है कि ग्रीन डील हो, रोड मैप बनाया है इसने, ग्रीन डील, इसको लिख लीजिए, हिंदी में भी ग्रीन डील ही होगा बेटा ये, ठीक है। इसने क्या किया है, रोड मैप टू मेक यूरोप द फर्स्ट क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बाय 2050। न्यूट्रल क्या होता है, इस बात को समझो। जैसे मान लो न्यूट्रल कैसे समझाऊँ आपको, जंगल है, न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल जंगल होते हैं, जितने भी फॉरेस्ट है वो न्यूट्रल होते हैं। कारण क्या है, जंगलों से उत्सर्जित जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना,
जितना भी करते हैं ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित, उतना ही वो वापस भी ले लेते हैं। तो क्या हुआ, एक बैलेंस बन गया। जंगल के अंदर आप मान लो 100 पेड़ है, 100 एग्जाम्पल मानो, 100 पेड़ है जंगल के अंदर, 100 में से इन्होंने कितना 10 ग्राम, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ इसको समझने के लिए, कि 10 ग्राम इन्होंने क्या किया है, कार्बन का उत्सर्जन किया है। इन 100 पेड़ों ने मिलकर 10 ग्राम कार्बन का उत्सर्जन कर दिया। अब यही पेड़ 20 ग्राम कार्बन को अवशोषित भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कार्बन न्यूट्रल हो गया, कि जितना इन्होंने छोड़ा था ना कार्बन, उससे अधिक ही अब्जॉर्ब कर लिया। तो ये न्यूट्रल हो गया कि जितना छोड़ा उतना इन्होंने अब्जॉर्ब भी कर लिया कार्बन को। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल कौन किसी चीज़ होती है, आपकी फॉरेस्ट होता है और ओशन होता है, जो कार्बन को सोख लेते हैं। पेड़ क्या करते हैं बेटा, कार्बन को छोड़ते कब हैं, रात को, और दिन में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को। ये दो चीज़ें आपको पता है ना, हमने इन्वायरमेंट में पढ़ी हुई हैं कि रात के समय पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देते हैं, और दिन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन को अवशोषित करते हैं। तो ये ना बैलेंस बन जाता है, तो ये कार्बन न्यूट्रल हो जाता है क्लाइमेट को। तो इन्होंने यही बात की कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल बनेंगे 2050 तक, कि हम जितना कार्बन को निकालेंगे, अवशोषित करेंगे, जितना भी हम अब निकलेगा कार्बन हमारे काम करने से, फैक्ट्रीज बनाने से, बाजार बनाने से, उद्योग को स्थापित करने से, उतना हम उसको अब्जॉर्ब भी करेंगे, उतने हम पेड़ भी लगाएंगे, उतने हम जंगलों की स्थापना भी करेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि फर्स्ट इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बनेंगे हम 2050 तक। ये इन्होंने वो किया, कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, कार्बन न्यूट्रल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे जो इस कार्बन को अवशोषित करे, और कोई तरीका नहीं होता कार्बन अवशोषित करने का। ठीक है, फिट टू 55 पॉलिसी ब्लेंडिंग लॉ टू स्लेल नेट एमिशन बाय द लास्ट 55/30 वर्सेस दिस। ये क्या 2030 तक इन्होंने क्या है, हानिकारक गैसें जो है, ग्रीन हाउस गैसें, ये हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है, उसका उत्सर्जन 55% की कमी लानी है हमें। जैसे मान लो 100% आप उत्सर्जन कर रहे हो ग्रीन हाउस गैस का, तो आपको 2030 तक 55% कम करनी है। जितनी भी चीज़ें हाईलाइट हुई हुई है ना बेटा, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। अगर ये नहीं लिखा तो आंसर्स गलत हो जाएगा। 2050 तक इनको क्या करना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है ईयू वालों को। 2030 तक इनको क्या है, 55% ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, हानिकारक गैसों को कम करना है। ठीक है, और लास्ट क्या है, इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें क्या है, कैप एंड ट्रेड मार्केट मेकिंग इंडस्ट्री बाय कार्बन अलाउंस। अधिक प्रदूषण करने पर भारी जुर्माना और कार्बन टैक्स लगाना पड़ेगा। आप लोग काम करोगे, काम करने की आज़ादी दी जा रही है, ईयू बना ही काम करने के लिए कि हम काम करेंगे मिलके, लेकिन अत्यधिक अगर आप कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से कार्बन को रोकना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी फोकस, सतत विकास पे इनका मेन फोकस है कि हमें हर हाल में सतत विकास करना है। मैसिव इन्वेस्टमेंट इन विंड एंड सोलर पावर। देखो बेटा, एक होती है नवीकरणीय ऊर्जा, एक होती है गैर नवीकरणीय ऊर्जा, जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल वाली। रिन्यूएबल वाली क्या होती है, पवन ऊर्जा, विंड है ना, पवन हवा से वो क्या है, सौर ये लगा दिए जाएंगे पैनल। इस फोटो में दिख रहा है आपको पैनल, सौर पैनल तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, विंड वाला ये हो गया। ये गोल 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 चलते हैं और क्या है, ऊर्जा को क्या है, निर्माण करते हैं। ये इसके बारे में बात करें कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, ताकि जो हमारा प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत है ना, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जो प्रकृति द्वारा बने गए हैं, जो रिन्यूएबल नहीं है, दोबारा हम इसे नहीं बना पाएंगे, इसे बनने में करोड़ों साल लगता है, हम कैसे बना लेंगे, है ना। लेकिन ये सूरज तो हर वक्त चमकता रहता है, बस रात को नहीं चमकता, दिन में तो चमकता है। तो इससे हम सूरज की ऊर्जा से रोशनी ऊर्जा बना सकते हैं ना, इसकी रोशनी से, इससे भी बना सकते हैं। तो हम इनका उपयोग करेंगे। ये रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल है, हवा हमेशा चलती रहती है, हवा रुकती नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला मैसिव इन्वेस्टमेंट इन विंड एंड सोलर पावर। ठीक है, बैन्स में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के, हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, एक बार यूज़ करें फिर वो नष्ट हो जाए, हमारी प्रकृति को हानिकारक वो ना करे। रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार किया जाएगा, प्लास्टिक का पर पूर्ण प्रतिबंध, कि हम मतलब प्लास्टिक को रोकेंगे, प्लस ऐसी प्लास्टिक का उपयोग करेंगे जो प्रकृति को नाश ना करे। ठीक है, पर्यावरण को टॉपिक को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मुख्य लक्ष्य क्या है बेटा इनका, कि ईयू ने ग्रीन डील की है 2019 में। ठीक है, ग्रीन डील अभी आया था ना, ग्रीन डील 2019 में इन्होंने किया कि इनका लक्ष्य क्या है, 2050 तक हमें इसे पूरा करना है, ग्रीन डील को।
ग्रीन डील कह रही क्या है कि हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। इस पॉइंट को इम्पॉर्टेंट है ये, इसको लिख लीजिए। 2019 का पॉइंट है ये। 2019 में ग्रीन डील की गई है, 2019 में। लक्ष्य कब रखा है? 2050 को लक्ष्य रखा गया, कार्बन न्यूट्रल हमें हर हाल में बनना है। ठीक है। टारगेट इन्होंने अगला टारगेट क्या लिया कि हमें 2030 तक ना हमें ग्रीन हाउस गैस को कम करना, कितना? 55%। ठीक है। और 2050 तक, इसी के आगे ऐड कर लो, 2050 तक हमें ना जीरो पे पहुंच जाना है कि हम जीरो कार्बन क्या है छोड़ रहे हैं प्रकृति के अंदर। 2050 तक क्या है? जीरो। और 2030 तक क्या है? 55%। रिन्यूएबल एनर्जी को इनको यूज़ करना है हर हाल में। हम जो प्रकृति के द्वारा दी गई एनर्जी है ना, कोयला वगैरह और प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैसें, उनका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा कभी बन ही नहीं पाएंगी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना है, सतत विकास करना है, सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल बनाना है। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, इसको लिख लीजिए, ये इस स्लाइड में नहीं है, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। सर्कुलर इकोनॉमिकल मॉडल, इसमें क्या होता है? रीयूज़ किया जाता है चीज़ों को, रीयूज़, दोबारा इस्तेमाल किया गया है। रिसाइकल करते हैं, जैसे मान लो कोई कागज़ वगैरह, हमारे हाथ में पेपर्स हैं, ये लोग पेपर्स ख़राब हो गए तो ये क्या है? वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको दोबारा बना दिया जाए, इसको गला के दोबारा बनाया जाए, ब्लैक पेपर बनता है ना, रफ़ पेपर, वो बन जाएगा, तो उसमें बुराई क्या है? रफ़ पेपर पे लिख लो, रीयूज़ तो हुआ ना। नया पेपर बनाने में पेड़ कटेंगे, पेड़ से, लकड़ी से पेड़ बनते, वो कागज़ बनते हैं, क्या फ़ायदा? जो ऑलरेडी कागज़ बने हुए हैं, जितनी कॉपीज़ छपी हुई है, उनको ही रीयूज़ किया जाए ना। इन्हीं पेपर को वो सॉफ्ट करके गला के इनको दोबारा बना दिया जाता है, तो बना दो बस। वो तो थोड़ा ब्लैक दिखता है, ब्लैक होता है पेपर, रफ़ पेपर होता है। और रफ़ रजिस्टर सभी ने खरीदे होंगे, वो वाले की बात कर रही हूँ। तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, अच्छी चीज़ है। नए पेड़ तो नहीं काटने पड़ेंगे ना, बस कलर ब्लैक हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी कलर क्यों। ठीक है। तो ये रिसाइकल, रिन्यूएबल, इसकी बात की गई। सर्कुलर मॉडल, सर्कुलर मॉडल ही यही होता है कि हम जो भी चीज़ें बन चुकी है उसको दोबारा यूज़ करेंगे, दोबारा बन चुकी उसको पुनः निर्माण करेंगे, नई चीज़ें नहीं बनाएंगे। जो चीज़ें एग्जिस्टिंग है उन्हीं को यूज़ करते जाएंगे, बार बार रिसाइकल करेंगे, रीयूज़ करेंगे। ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट पर साइन करा है ईयू ने, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैस को कम करने की बात की गई है। ईयू ने उसमें साइन कर दिए हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी की बात की है। ठीक है। 6 पॉइंट हो गए अब आपके टोटल, लिख लीजिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की गई है, क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजी, कि हाँ हम विकास करेंगे, लेकिन इस प्रकार से विकास नहीं करेंगे कि हमारा जो प्रकृति है उसका ह्रास हो जाए, उसका विनाश हो जाए, ऐसे नहीं करेंगे। हम करेंगे विकास, लेकिन इस तरीके से कि इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित ना हो। हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो विंड का इस्तेमाल किया जाए, सौर का इस्तेमाल किया गया है, थर्मल पावर का इस्तेमाल कर लेंगे, हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हम ह्रास नहीं करेंगे। ये टॉपिक आसान है, इसके ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, और ये तो बना के भी कर सकते हैं प्रकृति से रिलेटेड। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है टॉपिक, ईयू का भारत के साथ संबंध। ईयू के संबंध बाकी देशों से पूछा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा भारत से पूछा गया, इसलिए मैं भारत ही करा रही हूँ, क्योंकि हम खुद भारतीय, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारा इसके साथ क्या संबंध चल रहे हैं। ईयू ना भारत का स्ट्रेटेजिकली पार्टनर है। ईयू के अंदर हम, भारत जो है स्ट्रेटेजिकली पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कितना कठिन शब्द है ये। इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे। दोनों पक्ष लोकतंत्र हैं, हम दोनों लोकतंत्र है, वो भी लोकतंत्र है, हम भी लोकतंत्र है। बहुलवाद है कि जो बहुमत कह रही है उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है। मानवाधिकार की दोनों बात करते हैं, वो भी और हम भी। ठीक है। कॉपरेट करते हैं हम दोनों आपस में, हमारे बीच में कॉपरेशन किस चीज़ में? राजनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार शिखर सम्मेलन होते हैं, हमारे बीच में आयोजित होते हैं। राजनीतिक साझेदारी की नींव कहाँ से रखी गई है? हमारे और इसके बीच में राजनीतिक साझेदारी की नींव बिलाटेरल फाउंडेशन के द्वारा। इंडिया एंड द ईयू शेयर द डीप रिलेशनशिप रूट इन शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्लूरल एंड कम्युनिटल एंड रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर्स, अपग्रेडेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन 2004। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम ईयू के साथ कब बने हैं? 2004 के अंदर। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। ठीक है। हमारे इनके साथ सहयोग के ना पिलर्स हैं। ठीक है। पहला पिलर क्या कह रहा है कि हम FTA, फेटा क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। हमारा ट्रेड का एग्रीमेंट इनके साथ क्या है? फ्री। हम इनके द्वारा हमारे देश में जितना भी ट्रेड किया जाएगा, जितना भी व्यापार किया जाएगा, उस पर हम बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर टैक्स लगाएंगे तो चीज़ें महंगी हो जाती है, फिर वो बेच नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ से जितनी चीज़ें वहाँ जाएंगी उसमें भी क्या है?
वो हम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हैवी टैक्स नहीं लगाएंगे। EU इज़ अ प्राइम ट्रेडिंग ब्लॉक फॉर इंडिया। हमारा ना EU के साथ बहुत ज़्यादा आयात निर्यात चलता है, ठीक है। भारत के लिए EU इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारा बहुत सारा सामान वहाँ जाके बिकता है, उनका बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आती हैं। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में हमारा इसके साथ नाम है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट है बेटा, ठीक है। 2007 में थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर बना है हमारा EU FTA में, ठीक है। EU इज़ अ प्राइम ट्रेड ब्लॉक पार्टनर इन बोथ साइड एक्टिवली नेगोशिएट एंड हाईली बैलेंस फ्री ट्रेड। बैलेंस्ड क्या मतलब हो गया बेटा कि जितना सामान हम उनके वहाँ भेज रहे हैं उतना सामान उनका भी हमारे यहाँ आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही हमारे यहाँ भेजे जा रहे हैं, अपना फ़ायदा करवा रहे हैं, उनका सामान बिक रहा है, हमारा नहीं जा रहा, नहीं, हमारा भी वहाँ जा रहा है, हमारा भी फ़ायदा हो रहा है, उनका भी फ़ायदा हो रहा है। व्यापार मुक्त व्यापार समझौता वार्ता, इसको हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे और FTA की फुल फॉर्म यही रहेगी, ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही लिखना है आपको। क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन, देखो टेक्नोलॉजी जो है ना, इनके यहाँ से ग्रीन टेक्नोलॉजी जो हमने ली है, हमारे पास इतनी ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजी नहीं तो हमने इनसे टेक्नोलॉजी है, इंडिया ने EU से टेक्नोलॉजी ली है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ है। क्लीन एनर्जी ट्रांसिशन, साइनिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड विद इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया का ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस है 2015 का, 2015-16 का है, ये इंडिया का है। इसमें गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया और फ्रांस द्वारा बनाया गया है। ये क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कि हम ना जो एनर्जी है उसके अंदर हद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उपयोग किसका करेंगे, सोलर पावर का। सोलर अलायंस है ये, इंडिया के द्वारा ही स्थापित किया गया है ये IAS, ठीक है। 2015-16 का है ये। इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी सनशाइन कंट्रीज़ है ना, हमारा वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है वो ऐसी है, यहाँ वाला जो एरिया है सारा, इसमें बहुत ज़्यादा धूप है, सूर्यपुत्र कहा जाता है, सूर्यपुत्र कंट्रीज़ है ना, सनशाइन बेल्ट वाले, सनशाइन कंट्रीज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी है, यहाँ नहीं आती, यहाँ नहीं आती, लेकिन इस एरिया में तो आती है। तो यहाँ जितने भी देश हैं ना जिसमें से हम हैं, हमारे पास सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं, बहुत गर्मी है, बेहिसाब गर्मी है, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक पहल की गई है ग्रीन एनर्जी की। तो इसके अंदर ना इसने EU ने पूरे तरीके से हामी भरी है एनवायरनमेंट को लेकर। जो टेक्नोलॉजी है ना, कि हम टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, हम ऊर्जा का उपयोग करेंगे, लेकिन किसका करेंगे, सोलर का। इसमें इन्होंने क्या है, हस्ताक्षर किए हैं। सोलर ऊर्जा हरित तकनीक को सहयोग दिया है, किसने, हमने और EU दोनों ने। तो ये हमारे बीच में क्या है, कॉमन है। तीसरा क्या है, कनेक्टिविटी, 2021 का है ये। लॉन्च जॉइंट पार्टनरशिप इन सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लिख लीजिए बेटा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को छात्रों की सुगम आवाजाही, हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ जाके पढ़ते हैं, इससे क्या है, हमारे उनसे संबंध सुधरते हैं कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग वहाँ काम करने जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या है, अच्छे से हो गया है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स जो है खुले कर दिए गए, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कि हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ जा नहीं पा रहे, वीज़ाज़ वगैरह लग जाएंगे, ठीक है। लीगली क्या है, वो आ जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक बार इसको हम डीप में कर लेते हैं, स्लाइड ख़त्म हो रही है यहाँ पे, नेक्स्ट में करेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट में आगे का। इसमें क्या है, पेरिस एग्रीमेंट जो है उसमें हमने भी साइन करा, इसने भी साइन किया, 2015 वाला पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। 2015 वाला ही ये जो है IISA इंडियन सोलर अलायंस, इसमें हम भी हैं और ये भी है, ठीक है, हमारे द्वारा बनाया गया और इसने सहयोग किया, तो ये देखा जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम और ये दोनों बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन कर रहे हैं कि ये हमें टेक्नोलॉजी देंगे, जो हमारे पास है हम भी दे देंगे। क्लाइमेट एक्शन पे हम दोनों की बातें सेम है, हम भी ये कह रहे हैं कि हम भी कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, हम कार्बन कम करेंगे, ठीक है। ये भी यही बातें करेंगे, ग्रीन और क्लीन एनर्जी पे बात की जाएगी, व्यापार पे बात की जाएगी, और क्या कहते हैं, व्यापार और राजनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं हम। व्यापार के लिए क्या बताया मैंने आपको, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है हमारा EU भारत का। 2004 में रणनीतिक साझेदारी करिए, 2004 में क्या बनाया है हमारा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रणनीतिक पार्टनर, इसे लिख लीजिए। 1960 में ये व्यापार वगैरह के फेज़ जो है शुरू हुए थे, व्यापार टेक्नोलॉजी निवेश के ऊपर, कि ये हमारे भारत में क्या है, निवेश कर रहा है, सहयोग कर रहा है। हम और ये एक मुद्दों पे बात उठा रहे हैं, जैसे कि आतंकवाद के मुद्दे पे ये भी कह रहा है और हम भी बात उठा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं।
सतत विकास चाहते हैं, ये भी सतत विकास चाह रहे हैं, हम भी सतत विकास चाह रहे हैं, हम भी पीस चाहते हैं, ये भी पीस चाहते हैं, ये भी सुरक्षा चाह रहे हैं, हम भी सुरक्षा चाह रहे हैं। तो ये जो मुद्दे होते हैं ना, इनके ऊपर हम और ये एक साथ है, तो हमारे इनके साथ संबंध अच्छे हैं, हमारे ईयू से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ईयू के साथ हमेशा से संबंध अच्छे ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्यावरण को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, हर चीज़ में हमारा क्या है, सहमति बनी हुई है। संस्कृति का भी आदान प्रदान है, ठीक है, संस्कृति का आदान प्रदान है। इंडिया ईयू के लिए जॉइंट एक्शन प्लान 2005 का है, लिखिए इसको, इंडियन ईयू जॉइंट एक्शन प्लान 2005 का है। इसको सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स में लिखना है, पूरा डीप में एक्सप्लेन मत करो, एग्जाम्पल्स में लिखो। इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनर कब बना है, 2020 के अंदर, ठीक है, कनेक्टिविटी के द्वारा। यहाँ पे 2021 लिखा हुआ ना, यही है वो 2020 वाला, ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई एक नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो वो ये है कि ना, ये बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं, इनका ज़्यादा सामान हमारे पास आ रहा, हमारे यहाँ से इतना सामान वहाँ नहीं जा पा रहा, तो ये क्या हो गया, इनबैलेंस ट्रेड हो गया कि ये लोग ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं हमारे बाज़ारों में काम करके, हम इनके बाज़ारों में काम नहीं कर पा रहे। इसमें इनकी गलती नहीं, गलती हमारी है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं काम हो रहा, हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज़ क्यों नहीं, हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाया जा रहा, सब कुछ हम बाहर के देशों से क्यों खरीद रहे हैं, नुकसान तो हमारा ही हो रहा है, लेकिन इस बात पर कोई बात ही नहीं करता है, ठीक है। अब याद रखने योग्य बातें क्या है, इससे रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए, ECSC 1905 में बना, जिसमें 6 देश जुड़े। हम रिवाइज करवा रही बेटा स्टार्टिंग से, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 2 तक, जो हमने 2 पार्ट करने हैं, दोनों पार्ट को रिवाइज करवा रही हूँ। ECSC 1951 में बना, 6 मूल देश थे, फ्रांस, प्राचीन जर्मनी, पुराना वाला जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। भले आप देशों के नाम ना लिखो, बस ये लिखो 6 देश थे इस टाइम पे थे, ये था। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय बन गया, ठीक है। कब हुई है, 92 में हुई है। 93 में क्या हो गया, 92 में बनी, 93 में लागू हो गई, इसको याद रखना, यूरोपीय संघ बन गया। इसके बाद शेंगेन क्षेत्र, शेंगेन एरिया, ये क्या है, एक एरिया बनाया गया, इसका अर्थ है कि बिना वीज़ा पासपोर्ट के आप स्वतंत्र से घूम सकते हो। जो EU वाला एरिया ना, इसी एरिया को ये कहा जा रहा है। इसमें 27 देशों के जो सदस्य हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, बिना वीज़ा के। आप आराम से पासपोर्ट और वीज़ा के बिना इधर से उधर बॉर्डर्स में ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली, कोई आपको रोकेगा नहीं, यात्रा कर सकते हैं। भारत और EU ने वर्ष 2004 में रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर मोहर लगाई। 2004 का ये इंपॉर्टेंट है कि हम इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर कब बने, 2004 को इसका लिख लीजिए। ये इसके दोनों यूनिट को मैंने, दोनों पार्ट्स को आपको याद करवाए। इंग्लिश वाले बच्चों का ये रहा 6 थे पहले, 3 पिलर्स क्या आते हैं हमारे इनके साथ, कोर स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी कब की है, 1992 वाली। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा EU बना 1992 में और 93 में लागू हो गया। फिट टू 55 पैकेज, ब्लाइंड EU लीगली 55 इमिशन, ये जो है ना 55% इनको कम करना ग्रीन हाउस गैस को 2030 तक जो इन्होंने लक्ष्य लिया, उसका ना नाम ये है फिट टू 55, इसको लिख लीजिए। फेटा क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमारे देश के साथ किया गया है, हमने किया है EU के साथ, ठीक है। आई होप आपको सभी को सब समझ आ गया होगा। किसी को कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो। जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने करा दिए उनके सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वरना चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, ढूंढिए, मिल जाएगा। वरना आप सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम लिखिए बाय शिवानी अस्वाल, आ जाएगा।